आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। दलित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पॉलिटिकल कमेंटेटर दारा अजय कुमार, जिन्हें रेडिकल अजय के नाम से जाना जाता है, उन्होंने पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राइट विंग हिंदुत्व कंटेंट क्रिएटर टीडी राकेश शर्मा ने उन्हें ऑनलाइन परेशान किया, उनकी निजी जानकारी सार्वजनिक की और उन्हें आपराधिक धमकी दी। अम्बेडकरवादी अजय ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश की डिप्टी सीएम पवन कल्याण के बारे में अपनी राजनीतिक राय रखने की वजह से शर्मा ने कई इंस्टाग्राम रील्स के जरिए लगातार उन्हें ऑनलाइन परेशान किया। इस उत्पीड़न का नतीजा ये हुआ कि उनकी निजी जानकारी जैसे घर का पता और मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर दी गई। 1 अगस्त को दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक शर्मा द्वारा उन्हें निशाना बनाते हुए कई रील्स अपलोड किए जाने के बाद अजय पुलिस के पास पहुंचे। अपनी लिखित शिकायत में अजय ने बताया कि एक इंस्टाग्राम यूजर ने उनकी मर्जी के बिना उनकी निजी जानकारी ऑनलाइन शेयर की और उस हैंडल का इस्तेमाल करके उन्हें डराया धमकाया। उन्होंने पुलिस से कानूनी कार्रवाई करने, आपत्तिजनक वीडियो हटाने और अकाउंट सस्पेंड करने की मांग की है। बीआरएस के विधायक टी हरीश राव ने कांग्रेस के 2 नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा है। इन नेताओं ने उन पर काला जादू करने का आरोप लगाया है। ये नोटिस अंडक्की दयाकर और समा राम मोहन रेड्डी को भेजा गया था, जिन्होंने सिद्दीपेट के विधायक पर तांत्रिक अनुष्ठान करने का आरोप लगाया था। नोटिस के मुताबिक दयाकर और रेड्डी ने कहा है कि वे अपनी टिप्पणियां वापस लें। उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे जहां ये आरोप लगाए गए थे। अगर कांग्रेस नेता ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राव ने अपने वकील के जरिए भेजे गए नोटिस में कहा कि ये बातें जानबूझकर मेरी सार्वजनिक छवि खराब करने के लिए कही गई थी। नोटिस में साफ किया गया था कि तेलंगाना के पूर्व मंत्री धार्मिक और पारंपरिक रीति रिवाजों के तहत मंदिरों में गए थे। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि कांग्रेस नेताओं ने राजनीतिक फायदे के लिए इन दौरों को गलत तरीके से पेश किया, जिससे भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं। हैदराबाद में लाखों वोटर्स को एसआईआर के अगले चरण में नोटिस मिलने की संभावना है, जिनका जवाब उन्हें जरूरी कागजात के साथ देना होगा। तेलंगाना में 10 अगस्त तक चलने वाले गिनती के चरण के दौरान गिनती फॉर्म में दी गई जानकारी के आधार पर 2 तरह के नोटिस जारी किए जाएंगे, अनमैप्ड और एनोमली नोटिस। सोमवार 3 अगस्त को राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सी सुदर्शन रेड्डी द्वारा जारी एन्यूमरेशन फॉर्म के डिजिटाइजेशन पर रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में एसआईआर पर एन्यूमरेशन फॉर्म के 57.25% काम पूरा कर लिया गया है, जो राज्य में सबसे कम है। रिपोर्ट के मुताबिक मेडचल मलकाजगिरी जिला, जो पिछले हफ्ते तक हैदराबाद से पीछे चल रहा था, अब 62.64% पर है। ईसीआई द्वारा संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक ड्राफ्ट लिस्ट 17 अगस्त को जारी की जाएगी। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने दिल्ली में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के घर का घेराव करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार युवाओं के किए गए वादों को पूरा करे, जिसमें 2 लाख नौकरियां देने का वादा भी शामिल है। पूर्व मंत्री ने राहुल गांधी और मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की आलोचना की, क्योंकि उन्होंने नौकरियां देने और युवा घोषणा पत्र में किए गए अन्य वादों को पूरा नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर तेलंगाना के युवाओं को निराशा की ओर धकेलने का आरोप लगाया। उन्होंने याद दिलाया कि राहुल गांधी ने पहले साल में 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और दावा किया कि 2 साल में 10,000 नौकरियां भी नहीं भरी गई हैं। उन्होंने कहा कि जब पुलिस विभाग में 20,000 पद खाली हैं, तो सरकार ने सिर्फ 60,000 नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले किए गए वादों से लोगों को धोखा दिया। विधानसभा में पेश किया गया जॉब कैलेंडर भी कहीं नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि युवा और छात्र घोषणा पत्र के तहत किए गए 24 वादों में से एक भी पूरा नहीं हुआ है। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा कि आरएसएस पिछले 2-3 सालों में जेनजीज और मिलेनियल्स के साथ बातचीत कर रही है। कई मुद्दे हैं, जैसे राष्ट्रवाद, संस्कृति, अनुशासन। जब हमारे सरसंघचालक मोहन भागवत मुंबई आएंगे तो वे एआई, रोजगार और सुरक्षा जैसे उन मुद्दों पर सवालों के जवाब देंगे जो हमारे युवाओं से जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि ये कैंपेन सिर्फ मुंबई में है, ये बातचीत 100 छोटे शहरों में भी जारी रहेगी। जो लोग समय को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उनसे मैं यही कहूंगी कि पिछले 2-3 सालों में हो रहे काम पर भी ध्यान दें, क्योंकि युवा सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 2-3 साल से जेनजीज और मिलेनियल्स के साथ संवाद करते आ रही है। बहुत सारे इश्यूज हैं, नेशनलिज्म, कल्चर, डिसिप्लिन, सिविक ड्यूटी। और जब हमारे सरसंघचालक मोहन जी भागवत आएंगे मुंबई, वो सवालों का जवाब देंगे। एआई हो, जॉब्स हो, सिक्योरिटी हो, नेशनलिज्म हो, जो युवाओं को कनेक्ट करता है।
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंबई में ये मुहिम है, 100 छोटे छोटे शहर में भी ये संवाद जारी रहेगा। तो जो लोग ये टाइमिंग को क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगी कि पिछले 2-3 साल से जो काम हो रहा है उसके ऊपर भी फोकस कीजिए, क्योंकि युवा जो है भविष्य नहीं वर्तमान है। हैदराबाद की एक अदालत ने वक्फ कार्यकर्ता और हाई कोर्ट के वकील ख्वाजा मोइनुद्दीन की हत्या के मामले में दूसरे आरोपी महबूब आलम खान को 2 दिन की पुलिस कस्टडी मंजूर कर ली है। नामपल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के जांच अधिकारी द्वारा 22 जून को दायर याचिका पर विचार करने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह आदेश पारित किया। आदेश के मुताबिक पूछताछ के लिए महबूब आलम खान 6 अगस्त को सुबह 10 बजे से 7 अगस्त को शाम 4:30 बजे तक नामपल्ली SHO की हिरासत में रहेंगे। 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के परिणाम भाजपा के लिए कई मायनों में बहुत ही करारा झटका है। ये चुनाव नीट पेपर लीक की युवाओं के आक्रोश के बीच हुए हैं, इसलिए उसके राजनीतिक मायने दूरगामी हो सकते हैं, जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। जिन तीनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे वे भाजपा शासित राज्यों के हैं। बिहार की पटना की बांकीपुर सीट पर भाजपा का ही कब्जा था, लेकिन यहाँ उसे करारी हार मिली है। मध्य प्रदेश की दतिया सीट भी भाजपा के पास थी और वो अपनी सीट बरकरार नहीं रख पाए, लेकिन यहाँ के मतदाताओं ने फिर भी भाजपा को एक संदेश देने की कोशिश की है। वहीं गुजरात के मांजलपुर सीट हमेशा से भाजपा का गढ़ रहा है। ये गढ़ अभी भी मजबूती से कायम है, लेकिन किले में दरारें भी दिखने लगी हैं, जिसे बहुत जल्द पाटने की नौबत आ सकती है। इन नतीजों पर शिवसेना यूबीटी संजय राउत ने कहा कि ये भाजपा के खिलाफ जनादेश है। इसका मतलब साफ है कि लोगों को राम मंदिर में हुई लूट और जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए हमले पसंद नहीं आए। बाईपोल के रिजल्ट आए हैं तो उसका ऊपर नरेंद्र मोदी जी की क्या रिएक्शन है देखनी पड़ेगी ना। ये जो मैंडेट है वो बीजेपी के खिलाफ है। मोदी जी की लोकप्रियता ध्वस्त हो गई है, लोग अब मानने को तैयार नहीं है। मोदी जी की बात, बीजेपी की बात, उनके मन की बात सब झूठे वादे हैं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के बन गए हैं, नितिन नवीन उनकी जगह है, तो लोग खुश होने चाहिए थे। तो हमारा विधायक बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, ज़्यादा वोटों से बीजेपी को जिताना चाहिए था, लेकिन वहाँ तो हरा दिया बीजेपी को। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है राम मंदिर की लूट। नितिन नवीन के कार के सामने हनुमान को नचाया, लोगों को अच्छा नहीं लगा। जिस तरह से जंतर मंतर के युवाओं के ऊपर जो आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर गोलियां चलाई, पैलेट गन्स, लोगों को अच्छा नहीं लगा। अब लोग आपको सबक सिखाएंगे। जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर एक ऐसे व्यक्ति को बिठाया जो ठीक से लिख और पढ़ नहीं सकते, जिसके ऊपर अपराध के इतने मुकदमे चल रहे हैं, तो आपका अहंकार है नहीं, हम किसी को भी बिठा सकते हैं मुख्यमंत्री पद पर। तो जनता ने कर्नाटका में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक दिनेश गुंडूराव ने मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने पर निराशा जताई है। पार्टी के ब्राह्मण चेहरे राव ने पूर्ववर्ती सिद्धरामैया सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर काम किया था। राव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि अपने पूरे राजनीतिक कार्यकाल में कर्नाटका के लोगों की विधायक और मंत्री के तौर पर सेवा करने का मौका मिलने के लिए मैं बहुत ही आभारी रहा हूँ। जिन पहलों पर मैंने काम किया है, जिनमें मेरा पूरा भरोसा है, उससे जमीनी स्तर पर बदलाव आया है। 6 बार विधायक बनना केवल इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि लोगों ने मुझ पर भरोसा बनाए रखा और ये भरोसा मेरे लिए सबसे अधिक मायने रखता है। उन्होंने आगे कहा कि ये निराशाजनक है कि राज्य और पार्टी की इतने सालों की सेवा के बाद भी मुझे इस मंत्रिमंडल में सरकार की सेवा करने का मौका नहीं दिया गया। मुझे इस बात से निराशा है कि मुझे बाहर रखा गया और कोई कारण भी नहीं बताया गया। कर्नाटका में मुख्यमंत्री सहित केवल 34 पद है। सोमवार को विस्तार के बाद मंत्रिमंडल में एक और मंत्री को शामिल किया जा सकता है। कर्नाटका में कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। मंत्री पद नहीं मिलने पर कई वरिष्ठ नेता और विधायक नाराज हैं। इस बीच मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने साफ कहा कि इस्तीफे राजनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई विधायक इस्तीफा देना चाहता है तो वो उसे कुछ ही मिनटों में स्वीकार कर लेंगे। साथ ही उन्होंने नाराज नेताओं से धैर्य रखने और पार्टी के साथ बने रहने की अपील की। कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सभी नए मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे
आज ही सूखा प्रभावित जिलों का दौरा शुरू करें। उन्होंने कहा कि समय बर्बाद मत कीजिए, कल से ही सभी मंत्री अपने अपने जिलों में जाएं। अधिकारियों को भी सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी को इस काम में जुटना होगा। मंत्री पद से वंचित नेताओं को मुख्यमंत्री ने धैर्य रखने की सलाह दी। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का उदाहरण देते हुए उन्हें भी कई बार मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन उन्होंने कभी भी पार्टी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं वे राजनीति कर रहे हैं। कोई इस्तीफा देना चाहता है तो उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनका भविष्य भी पार्टी के साथ ही जुड़ा है। पेपर लीक के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने आज विपक्ष को घेरा है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि पेपर लीक को विपक्ष का दोहरा मापदंड है। कर्नाटक झारखंड पर वो खामोश क्यों है, प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। पात्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का दोहरा रवैया है। झारखंड में हजारों छात्र रोजाना सोशल मीडिया के जरिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी कांग्रेस पार्टी झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में एक भी शब्द नहीं बोल पा रही। वे संसद में भी ये मुद्दा उठा नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये चुनिंदा आक्रोश है और कांग्रेस पार्टी बस इससे राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। संबित पात्रा ने कहा कि जब कर्नाटक पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पेपर लीक को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, जब प्रियंक खड़गे से पूछा गया कि क्या जिम्मेदारी लेंगे, तो उन्होंने कहा कि पहले छात्रों को 25 दिन तक भूख हड़ताल करने दो, फिर हम लाठीचार्ज करेंगे और उसके बाद मैं अपने इस्तीफे के बारे में सोचूंगा। और अब तक राहुल गांधी इस पर चुप हैं। मुझे तो उनके डबल स्टैंडर्ड्स पे आश्चर्य होता है। कल हमने दोपहर में टीवी में देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके बेटे प्रियंक खड़गे जी ने कर्नाटक में हुए पेपर लीक के ऊपर पुलिस कांस्टेबल भर्ती, उसमें जो घोटाला हुआ, उसमें जो अनियमितताएं हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, उसको लेकर जब छात्रों ने आंदोलन किया और मीडिया के बंधुओं ने प्रियंक खड़गे जी से पूछा कि क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे क्योंकि आप गृह मंत्री हैं और आपके अंतर्गत ये सब कुछ हो रहा है, तो बड़े अहंकार से प्रियंक खड़गे जी ने कहा कि ठीक है, पहले छात्रों को 25 दिन उपवास करने दो, 25 दिन का हंगर स्ट्राइक। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। विपक्ष के नेता और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को अभिनेत्री त्रिशा और मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को लेकर कथित आपत्तिजनक और मानहानिकारक टिप्पणी के मामले में चेन्नई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई तंजावुर पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई, जो कावेरी जल विवाद पर दिए गए उनके एक भाषण के बाद दर्ज हुई थी। डीएमके नेता और विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को चेन्नई स्थित उनके घर से पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन पर सीएम विजय के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। कल उनकी रैली में एक्ट्रेस त्रिशा के खिलाफ नारे लगाए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक टीवीके ने आरोप लगाया कि उदयनिधि स्टालिन ने त्रिशा के नारों का जवाब एक अश्लील और दोहरे अर्थ वाली टिप्पणी से दिया। शिकायत में स्टालिन और डीएमके आईटी विंग के अधिकारियों पर जानबूझकर महिलाओं का अपमान करने और एक्टर व आम महिलाओं को मानसिक तनाव देने का आरोप लगाया गया। इसमें यह भी कहा गया है कि एमके स्टालिन की अगुवाई वाली पार्टी ने जानबूझकर इस घटना को 2 मिनट से ज्यादा लंबा वीडियो एक्स पर फैलाया। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।